विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर। तो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और ये देखने में आ रहा है कि आप लोग वीडियो देखते हैं, पर इस चैनल को, आपके अपने चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ताकि सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी के साथ हम हमेशा आपके साथ बने रहें। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में आज हम जिस पेपर को डिस्कस करने वाले हैं वह पेपर मेन एग्जामिनेशन मार्च अप्रैल 2024 बीए पार्ट थर्ड फाउंडेशन कोर्स हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, यानी आधार पाठ्यक्रम का पेपर है। यह पेपर दिनांक 21 मार्च 2024 को, यानी गुरुवार जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। और इस पेपर में हम लोग देखेंगे यहाँ पर 50 प्रश्न हिंदी के और 50 प्रश्न अंग्रेजी के। इन 50-50 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, आप लोगों को एक टास्क देने जा रहा हूं मैं इस पेपर के सॉल्यूशन से पहले। अभी आप जब इस YouTube को चैनल पर देख रहे हैं तो 50,000 यानी 51,000 सब्सक्राइबर के साथ हमारा परिवार हो चुका है। मैं चाहता हूं कि इन परिवार के सदस्यों की संख्या और बढ़ती जाए, इसलिए आप पेपर सॉल्यूशन से पहले आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है कि आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों तक इस पेपर को सेंड करें। तो मैं चलता हूं सॉल्यूशन की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था। तो इस प्रश्न का यदि हम लोग आंसर देखें तो आप लोग इसका आंसर अच्छे से जानते हैं, वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है इसका। तो इसका आंसर है 29 मार्च 1913 को, 29 मार्च 1913 को होशंगाबाद के टिगरिया ग्राम में हुआ था। तो प्रश्न क्रमांक 1 का करेक्ट आंसर स हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2, भवानी प्रसाद मिश्र को पुरस्कृत किया गया तो उनको साहित्य अकादमिक पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बुनी हुई रस्सी उनकी जो कृति थी उसके लिए 1972 में, और शिखर सम्मान भी उनको प्राप्त हुआ था। उनको पद्मश्री मिला था, पद्म भूषण प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए प्रश्न क्रमांक 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा द, अ और ब दोनों। प्रश्न क्रमांक 3, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है। तो पंचमणि को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 4, वापसी कहानी किसकी रचना है। तो वापसी कहानी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ब, उषा प्रियवंदा की रचना है। चौथे का करेक्ट आंसर ब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5, वापसी कहानी का केंद्रीय पात्र कौन है। तो केंद्रीय पात्र है गजाधर बाबू। इसके जो सॉल्यूशन है वीडियो लेक्चर हमने इस चैनल की प्लेलिस्ट पर है, आप वहां जाकर इन सबके क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, वापसी कहानी किस पर आधारित है। तो पारिवारिक समस्याओं पर आधारित है। तो छठे का आंसर ब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7वां, स्वामी विवेकानंद ने व्याख्यान दिया था। तो 7वें का करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा शिकागो महासभा में। तो अमेरिका के शिकागो में हुई धर्म सभा में, याद रखिएगा तारीख 11 सितंबर 1893, 11 सितंबर 1893 में उन्होंने एक जो सम्मेलन हुआ था उसमें अपना व्याख्यान दिया था। प्रश्न क्रमांक 8, स्वामी विवेकानंद ने अपने व्याख्यान पर जोर दिया था तो किस पर। भारतीय संस्कृति एवं धर्म पर। प्रश्न क्रमांक 9, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है। तो प्रश्न क्रमांक 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अ, विद्यानिवास मिश्र की रचना है। प्रश्न क्रमांक 10, विद्यानिवास मिश्र का जन्म कहाँ हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूपी यानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पकड़डीहा गांव में हुआ था। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पकड़डीहा गांव में हुआ था और इनका जन्म 4 जून 1926 को हुआ था। तारीख आप नोट कर सकते हो। 10वें करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11, निरी और बेचारी किसे कहा गया है। तो गोरैया को कहा गया है। तो 11वें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। प्रश्न क्रमांक 12, महात्मा गांधी ने किस देश के सत्याग्रह का इतिहास लिखा। तो दक्षिण अफ्रीका। 12वें का करेक्ट आंसर स, दक्षिण अफ्रीका।
प्रश्न क्रमांक 13, फारसी धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो इनके संस्थापक है जरथुस्त्र। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन जरथुस्त्र नहीं दिख रहा है, इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स। कौन सा हो जाएगा? स करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यदि उसको आप लिखो तो उसको देखो मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, ज लिखना पड़ेगा, र लिखना पड़ेगा, फिर थू थ में ऊ की मात्रा रहेगी, फिर आदस आएगा, फिर ट के नीचे रकार आएगा। तो ऐसे लिखा जाए दर जरथुस्त्र, ये करेक्ट आंसर है। तो ये ऑप्शन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका करेक्ट आंसर हम यहाँ पर स मान सकते हैं क्योंकि उससे मैचेबल वर्ड है इसलिए। प्रश्न क्रमांक 14, सूफी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो 14 करेक्ट आंसर हो जाएगा ईश्वर का ऐसा भक्त जिसने सांसारिक बुराइयां ना हो। ईश्वर का ऐसा भक्त जिसमें सांसारिक बुराइयां ना हो। तो 14 करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे द फकीर हो सकता है करेक्ट आंसर। प्रश्न क्रमांक 15, जैन धर्म के तीर्थंकर कौन है? तो महावीर स्वामी। प्रश्न क्रमांक 16, सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक, ब करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो महावीर स्वामी। सॉरी 17वें प्रश्न करेक्ट आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध है, 17वें का करेक्ट आंसर ब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 18, वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो 18वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा महत ज्ञान। 18वें का प्रश्न करेक्ट आंसर हो जाएगा ए महत ज्ञान। 19वां, ईसाइयों का प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ क्या है? तो 19वां करेक्ट आंसर ब बाइबिल। प्रश्न क्रमांक 20, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन हैं? तो 20वें करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स ऑप्शन हजरत मोहम्मद साहब। 21वां प्रश्न, उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? तो 21वें का करेक्ट आंसर है भारतीय आध्यात्मिक दर्शन पर आधारित है। तो 21वें का द आंसर करेक्ट हो जाएगा दर्शन पर। 22वां, कीर्तन परंपरा के जन्मदाता किसे कहा गया है? तो 22वें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, चैतन्य महाप्रभु को कहा गया है। 22वें का बी हो जाएगा। 23वां, दीन इलाही धर्म किसने शुरू किया था? तो 23वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर, ब ऑप्शन है। ये 1582 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा सन 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही धर्म को शुरू किया था। प्रश्न क्रमांक 24, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो 24वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में याद रखिएगा विद्यार्थियों मंत्रों की संख्या है 10,464, मंडल 10 है और सूक्त 1028 है। आंकड़ा एक बार नोट करिएगा। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, इसमें मंत्रों की संख्या 10,462, मंडल 10 है और सूक्त इसके अंदर 1082 1082 है। प्रश्न क्रमांक 25, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण हैं, कृष्ण। तो इनका एक मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रश्न क्रमांक 26, लुम्बिनी किस धर्म का स्थल है? तो बौद्धों का। प्रश्न क्रमांक 27, शंतो किस देश का मूल धर्म है? तो जापान का। प्रश्न क्रमांक 28, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो जैन धर्म से जुड़ा है। प्रश्न क्रमांक 29, किसी भी भाषा की मूलभूत इकाई है? तो 29वें करेक्ट आंसर हो जाएगा सध्वनि। रचना या रूप के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न क्रमांक 31, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। ये सब आप वीडियो लेक्चर में प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। सब के आप वहाँ पर सब वीडियो लेक्चर रखे हुए आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 39, अनुवाद का शाब्दिक अर्थ है? प्रश्न क्रमांक 39, सीक्वेंस गड़बड़ हो गई, आगे चल लेते हैं, वापस रिवर्स आ जाएंगे हम लोग। हमारा प्रश्न कहाँ था? प्रश्न 31 के बाद हम आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 32 की तरफ। 32वां प्रश्न है कि मौखिक अभिव्यक्ति का संबंध किससे होता है? तो ब ऑप्शन उच्चारण से। जब कुछ बोलते हैं हम लोग, जैसे मैं अभी आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो मौखिक अभिव्यक्ति क्या है? तो मौखिक अभिव्यक्ति उच्चारण से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 33, लिखित अभिव्यक्ति का संबंध किससे है? तो मात्रा तथा वर्तनी से। यदि आप कुछ वर्ड लिखते हो तो उसमें मात्रा और वर्तनी को देखा जाता है। 33वें का द। 34वां, वाक्य कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के 8 भेद होते हैं। 34 का द। 35वां, वाक्य रचना में अशुद्धियाँ के प्रकार बताइए। तो 35वें का करेक्ट आंसर वैसे स होना चाहिए। वाक्य रचना में अशुद्धियाँ 2 प्रकार की होती है, पर इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 36, 2 भिन्न भाषियों के मध्य किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से किया गया अनुवाद क्या कहलाता है?
तो 36वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा अ आशु अनुवाद। 37वां अनुवाद के प्रकार बताइए। तो 37वें करेक्ट आंसर हो जाएगा ब 5 प्रकार। वध का अर्थ होता है, वध का अर्थ होता है, तो 38 का होता है, वध का मतलब होता है बोलने वाला, तो ए का 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अ बोलना। 38 के बाद हम चलते हैं 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, अनुवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ए करेक्ट आंसर किसी के कहने के बाद कहना। जैसे कोई वर्ड वर्ड आई गो टू माई होम, तो ये किसी ने कुछ वर्ड बोल दिया तो उसके बाद में उसका उच्चारण करना, तो उसका अनुवाद कहते हैं। तो अ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 40वां अनुवाद करने में एक महत्वपूर्ण सहायक उत्पाद क्या है। तो 40वें करेक्ट आंसर हो जाएगा द भाषा और शैली। 41वां प्रश्न, भारतीय लोकतंत्र है 41 का द एक सफल लोकतंत्र है और एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो 41 का अ और ब दोनों करेक्ट है, यानी कि द ऑप्शन हो जाएगा। 42वां, विश्व के लगभग कितने देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो लगभग 100 से 110 देशों में है, तो करेक्ट आंसर 42 का स हो जाएगा। 43वां प्रश्न, लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है। तो 43वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा द लोकतंत्र में आस्था। प्रश्न क्रमांक 44, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा लिए शासन का यह कथन किसका है। तो ये अब्राहम लिंकन का कथन है। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन अब्राहम लिंकन का है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 45, 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था। तो 2009 में हुआ था। 46वां प्रश्न, डरबन में नस्ल भेदी विरोधी सम्मेलन हुआ था 2001 में, याद रखिएगा। 46 का स। 47, सत्य में जयते शब्द लिया गया है, तो ये मंडू का उपनिषद से लिया गया है। 48, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 49, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदी का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है। तो भक्ति काल को कहा जाता है। 50वां प्रश्न, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है। तो 50वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है बंग महिला। बंग महिला का असली नाम था राजेंद्र बाल घोष। क्या नाम था, याद रखिएगा इनका नाम, कभी कभी पूछ सकते हैं। राजेंद्र बाल घोष बंग महिला का असली नाम था। बंग महिला तो एक शॉर्ट नेम है और असली नाम था इनका राजेंद्र बाल घोष। तो विद्यार्थियों, ये थे आपके हिंदी भाषा और संस्कृति के 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर इन 50 प्रश्नों में से आपको 17 प्रश्न करेक्ट होना चाहिए, तभी आप पास माने जाओगे। अब हम चलते हैं इसके बाद में अंग्रेजी के पोर्शन की तरफ, इंग्लिश के पोर्शन की तरफ। फाउंडेशन कोर्स का पेपर फर्स्ट का बी पोर्शन, मेन एग्जामिनेशन मार्च अप्रैल 2024, ये पेपर भी इसी के साथ हुआ था। यहाँ पर हम 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, हमने कोशिश की है कि पूरे 50 प्रश्नों, 50 हिंदी और 50 अंग्रेजी के प्रश्नों का सही सही उत्तर आप तक पहुँच जाए। पर हो सकता है कभी कभी क्या होता है, जब हमारे एक्सपर्ट इस को तैयार करते हैं या कभी कभी हम भी खुद बैठकर इन प्रश्नों के आंसर सर्च करते हैं, हमारे पुराने वीडियो से देखते हैं, निकालते हैं, तो कभी कभी आंसर टिक करने में गड़बड़ हो सकती है। पर कोशिश ये है कि लगभग 95% तो आंसर एग्जैक्ट है, सही है। देर ना करते हुए चलते पहले प्रश्न की, हूँ रॉड द पोएम द एक्सप्रेस। तो पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका वीडियो हमने डाल रखा है, स्टीफन स्पेंडर्स। प्रश्न क्रमांक 2, विच लिटरेसी मोमेंट वाज स्टीफन स्पेंडर्स एसोसिएट विथ। तो दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए रोमांटिज्म। प्रश्न क्रमांक 3, व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द पोएम द वर्ड इज टू मच विथ अस। तो तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वुमेन्स शुड स्ट्रीव फॉर मटेरियल सक्सेस। याद रखिएगा, तीसरे का ए करेक्ट आंसर है। चौथा, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन द पोएम द वर्ड्स इज टू मच विथ अस। तो चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 14 लाइन है इसके अंदर। प्रश्न क्रमांक 5, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैप्स लेट एंड सून इन द पोएम द वर्ड इज टू मच विथ अस। तो पांचवें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ्स। इस प्रश्न का आंसर एक बार आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हमें आंसर अब यही, इसका आंसर एवरी मोमेंट्स ऑफ लाइफ्स मिला है, पर कभी दूसरा मिले तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न क्रमांक 6, हु इज़ द ऑथर ऑफ माई फाइनेंशियल कैरियर। तो प्रश्न क्रमांक 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए स्टीवन लिकॉक। प्रश्न क्रमांक 7वां, हाउ मच मनी डज द नरेटर्स इंटेंड्स
टू डिपॉजिट इन द बैंक। तो सातवें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा $56। ये जब मैंने आपको इसका वीडियो बताया था तो उसमें $56 आता है आंसर। प्रश्न क्रमांक 8वां, व्हाट इज द सूडोमोनास सेमिलियस लैंगोर्स क्लेमेंस। तो प्रश्न क्रमांक 8वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, मार्क ट्वेन्स। प्रश्न क्रमांक 9, मार्क ट्वेन्स वाज द फैसिलीज चार्ज्ड ऑफ। तो प्री जूरी करेक्ट आंसर 9वें का। 10वां प्रश्न आपको दिख रहा है, फॉर विच स्टेट द नरेटर्स वाज नॉमिनेट टू रन फॉर द गवर्नर। करेक्ट आंसर 10वें का हो जाएगा ए ऑप्शन, न्यूयॉर्क। 11वां, in which of these essay the writer arrives at a conclusion by logical reasoning। तो 11वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न क्रमांक 12, which of this is not a characteristics of a good essay। तो 12वें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, फैक्टनेस। प्रश्न क्रमांक 13, which of the following statement regarding isolation during the COVID-19 is are correct। It is used for the people suffering from COVID-19 symptoms or whose have tested positive for the virus। In isolation means being separated from the other peoples, mainly in a medical facility where you can receive clinical care। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का 13वें का सी, बोथ ए एंड बी। प्रश्न क्रमांक 14, विच ऑफ दिस इज नॉट टाइप ऑफ एसे। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पर्सनल। 15वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, रिफ्रैक्टिव एसेज आर अ कलेक्टिव ऑफ वन थॉट्स। प्रश्न क्रमांक 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, होमोग्राफ्स द वर्ड्स बो एंड बो इन द फॉलोइंग सेंटेंस आर कॉल्ड। 17वां क्वेश्चन, select which set of word is not appropriate is meaning। not opposite in meaning मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अपोजिट मीनिंग को सेट नहीं करता है। तो विद्यार्थी इस प्रश्न को आंसर में भी 17 का ए ऑप्शन हो सकता है, पर एक बार फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि इस क्वेश्चन के आंसर पे डाउट है हमें थोड़ा सा। प्रश्न क्रमांक 18वां, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द रिजम्स सिंक्स आई टू आई। तो 18वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 19वां प्रश्न, अ हार्ड नट टू क्रिक मीन्स। तो 19वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। 20वां प्रश्न, टिट फॉर टैट मीन्स। तो 20वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा टू डू हार्म एज डन टू यू। 20वें का बी। 21वां, which one of the following can be used greetings of formal as well as the informal introductions। तो 21वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, हेलो। हम बोलते हैं ना, बड़े को भी हेलो बोल सकते हो आप, छोटे व्यक्ति को या छोटे अपनों से कम उम्र और अपने से कम ज़्यादा उम्र वाले को आप हेलो से ही संबोधित करते हो। तो ये फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरीके से यूज़ किया जाता है। 22वां प्रश्न, वॉट नीड टू बी टेकन केयर द वाइल इंट्रोड्यूसिंग द सेल्फ एज वेल एज अदर। तो 22वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी, यू बॉडी लैंग्वेज चूज ऑफ वर्ड। तो व्हाट नीड टू टेक केयर इंट्रोड्यूसिंग सेल्फ एज वेल एज, मतलब अपन जब खुद की और दूसरे के जब इंट्रोडक्शन कराते हैं ना तो उसके बारे में प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 23वां प्रश्न है। 23वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, इन द फ्लाइट ऑन शेड्यूल। 24, क्वेश्चन नंबर 24, आई लॉस्ट माई बोर्डिंग पास, कैन आई गेट अनादर वन प्लीज। तो 24वें का सी ऑप्शन है। 25वें का, FIR इज द प्राइमरी एंड एसेंशियल डॉक्यूमेंट इन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग। 25वें का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 26वां, एन इंडिविजुअल कैन फाइल एन FIR। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, हु इज विक्टिम ऑफ क्राइम, whose had witness and crime और who has solid information of the crime। मतलब FIR कौन दर्ज करवा सकता है, तो जिसने क्राइम को देखा वो भी करवा सकता है, जिसने क्राइम किया वो भी करवा सकता है,
और यदि किसी के पास सॉलिड इन्फॉर्मेशन हो, जिसने ना तो देखा हो ना किया हो, फिर भी उसके पास कोई डाटा हो, तो वो भी एफआईआर करवा सकता है। प्रश्न क्रमांक 27वां, यूर रेज्यूम इज टू विद वन स्पेसिफिक पर्पस। तो टू इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, रेज्यूम हम किसी को देते हैं तो रेज्यूम क्या बताता है कि आपके खुद को इंट्रोड्यूस करने का एक तरीका होता है। तो 27वें का डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न क्रमांक 28, द फॉर्मेट लिस्ट यू वर्क हिस्ट्री विथ डेट्स विथ यूर मस्ट रिसेंट एम्प्लॉय एंड जॉब टाइटल्स लिस्टेड फर्स्ट। तो 28वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्रोनोलॉजिकल। प्रश्न क्रमांक 29, इन विच सीजन ऑफ रेज्यूम यूर इन विच सेक्शन ऑफ रेज्यूम यू में एडिंग बाईलैंग्वेज स्किल्स। मतलब आपको दो भाषा आती है और यदि आपको रेज्यूम में इस सेक्शन को कहाँ पर आप ऐड करोगे। तो 29वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डालोगे कि भैया हमें दो भाषा आती है। प्रश्न क्रमांक 30, विच ऑफ दिस इज अ नॉट मेंशन इन रेज्यूम। रेज्यूम में क्या मेंशन नहीं किया जाएगा। तो ए, एड्रेस मेंशन नहीं करते हैं। 30वें करेक्ट आंसर एड्रेस हो जाएगा। रेज्यूम इज द वर्ड, रेज्यूम कौन सा वर्ड है। तो 31वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिकन शब्द है, डी ऑप्शन। 32वां, विच ऑफ दिस नॉट मेंशन इन अ जॉब डिस्क्रिप्शन सीवी। तो 32वें प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, नेशनलिटी। 33वां प्रश्न, अ पार्ट यूर नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूर सीवी इज। तो सीवी आपके जीवन का सबसे अच्छी बारे में क्या बताता है। तो 33वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस के बारे में बात होती है। 34वां, द सीवी शुड बी रिटन इन। तो फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जाता है, फॉर्मल लैंग्वेज। द फुल फॉर्म ऑफ द सीवी, करिकुलम विटा, करिकुलम विटा, सी ऑप्शन हो जाएगा 35वें का। 36वां, रेगुलर अपडेट्स वेबसाइट ऑन वेब पेज रन बाय द इंडिविजुअल इज कॉल्ड। मतलब एक वेबसाइट या वेब पेज जो आपके द्वारा स्वयं के द्वारा रन किया जाता है, जिसको आप डेली अपडेट करते हैं, उसको क्या कहा जाता है। तो उसको ब्लॉग कहते हैं। तो आप अपना खुद का इस चैनल का यानी केमिस्ट्री बाय डी शर्मा का आपका अपना एक ब्लॉग है, जिसकी मैं लिंक अभी इस ग्रुप में शेयर करूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। जहाँ पर वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे, आप वहाँ जाकर ब्लॉग को भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 37, अ ब्लॉग इज मीन्स बाय शेयरिंग। तो पर्सनल व्यू एंड ओपिनियंस, 37वें का ए करेक्ट हो जाएगा। 38, व्हाट डज वी इज व्लॉगिंग मीन्स। अपन बोलते हैं ना व्लॉग, ये तो व्लॉगर है। एक ब्लॉगर होता है, एक व्लॉगर होता है। तो व्लॉगर में वीज का मतलब होता है वीडियो। 38 का ए ऑप्शन। 39, विच ऑफ दिस आर द मॉडर्न ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द रीडर एंड ब्लॉगर। तो वो लाइक्स की भी बात करता है, कमेंट्स की भी बात करता है और शेयर की। जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा 39 का करेक्ट आंसर। 40, व्हाट इज द URL स्टैंड फॉर। तो 40वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। SMTP का मतलब क्या होता है। तो 41वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, स्मॉल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। 42 प्रश्न दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, ट्रांसमिशन एंड डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेनिंग टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट एटसेट्रा द टारगेट रिसिपिएंट ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड। तो उस 42 का करेक्ट आंसर जो है उसको हम कहेंगे, इसका आंसर मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, बड़ा सरल सा आंसर है इसका। 43, व्हाट इज द मेन फोल्डर ऑफ जीमेल इनबॉक्स। 44, इन ईमेल कम्युनिकेशन CC स्टैंड फॉर द कार्बन कॉपी। 45, अ बिगिनिंग ऑफ इंटरनेट एरा मैसेंजर सेंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल वेर शॉर्ट्स आर कंसिडर्ड ऑफ। तो जब शुरुआत में चालू हुआ था तो 45वां करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, टेक्स्ट ओनली। मान ओनली से पहले टेक्स्ट शेयर होते थे ईमेल के फॉर्म में, बाद में फिर उस पर फोटो वीडियो सब जाने लग गए। 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ द ईमेल। तो 46 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इजी ऑफ कम्युनिकेशन। वैसे करेक्ट ऑल ऑफ द मेंशन अबाव हो जाएगा। 46 का करेक्ट आंसर डी है विद्यार्थियों, डी हो जाएगा। 47,
वैसे करेक्ट आंसर तो ए है, पर चारों करेक्ट है इसमें। 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सब्जेक्ट, बॉडी, क्लोजिंग और सिग्नेचर। ईमेल को जब लिखा जाता है ना, तो उसका प्रॉपर तरीका क्या है, पहले सब्जेक्ट देते हैं, उसके बाद में आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ द ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। 48 का ए, इलेक्ट्रॉनिक मेल। 49 CTA इज़ अ ब्लॉग। तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कॉल टू एक्शन। और 50वां, द मेल ID ऑफ द सेकंड रिसिपेंट्स ऑफ द ईमेल इज एंटर इन द फील्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा CC यानी कार्बन कॉपी। 50वें का ए ऑप्शन। तो विद्यार्थियों, ये था जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में दिनांक 31 मार्च 2024 को हुए पेपर का सॉल्यूशन। आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगता है। तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग ही इस चैनल को 1 लाख पर लेकर जाएं। साथियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।